एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। उसका ऊपर का जो फ्लोर था वो खाली था। वो कमरा किराए पर देना चाहती थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को देना चाहती थी जो पारिवारिक ना हो, जिसके पास बीवी बच्चे ना हो, बैचलर हो, सिंगल हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमरा देखने आते हैं, लेकिन वो किस सबको ना कर देती, किसी को कमरा देती नहीं। अचानक एक दिन एक लड़का उसके यहाँ पहुँचता है, कमरा ढूँढते-ढूँढते। टू लेट का बोर्ड लगा था, बेल बजाता है, अंदर से महिला निकलती है। वो पूछता है, "भाभी कमरा खाली है क्या?" तो कहती है कि हाँ, खाली है। जाकर के कमरा देखता है, कमरा उसे पसंद आ जाता है। महिला कहती है कि शादीशुदा हो या बैचलर हो? तो कहता है कि मैं बैचलर हूँ। तो कहती है कि हाँ, मैं बैचलर को कमरा देना चाहती हूँ, शादीशुदा को नहीं। परिवार जिसका ना हो, क्योंकि मुझे परिवार रहेगा तो घबराहट सी होती है, डिस्टर्ब करेंगे लोग मुझे। तो कहती है कि भाभी ऐसा क्या काम करती है कि लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे? तो कहती है कि मैं इंस्टाग्राम पर रील बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि कोई किराएदार ऐसा रहे जो मुझे डिस्टर्ब करे, शोरगुल हो मेरे कमरे में, मुझे शांतपूर्ण माहौल ज़्यादा पसंद है। लड़का कहता है कि ठीक है, हम मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रूम हमें दे दीजिए। दोस्तों, उसको रूम दे देती है और उसके बाद वो लड़का उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। लड़का कमरा में रहने लगता है, अपना सारा सामान ला करके सब कुछ व्यवस्थित कर लेता है। समय बीतता जाता है, लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। काफ़ी अच्छी जान-पहचान दोनों में हो जाती है, बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है। लड़का जब भी आता है तो मुस्कुरा कर के, भाभी जी कैसे हैं, क्या हाल-चाल है? ये जो सारी औपचारिकताएँ होती हैं, उसको निभाता था। लेकिन अचानक वो अपने कमरे से, दोपहर का समय था, नीचे उतरता है तो देखता है कि जो भाभी जी उसकी हैं, वो रील बना रही हैं, और जो रील थी दोस्तों, मैं बता नहीं सकता किस तरह की रील थी। वो देखता है तो सन्न रह जाता है। वो छुप करके देखने लगता है। अचानक से उस महिला की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो शर्मा जाती है, क्योंकि जो काम कर रही होती है गुप्त तरीके से काम कर रही थी, किसी की नज़र उस पर ना पड़े, इसलिए उसने कभी परिवार वालों को कमरा किराए पर नहीं दिया। जब वो देख लेता है तो महिला उससे कहती है कि एक काम करो, अंदर आओ, थोड़ी सी मेरी मदद करो। दोस्तों, मदद के बहाने उसको अंदर बुलाती है, और वो मदद क्या था, कैसी मदद उसको चाहिए थी, और आगे होता क्या है इस कहानी में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, वो महिला किस पर्पज से बुलाती है, क्या करती है उसके साथ, और बातें कहाँ तक बढ़ जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी में। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा, तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला लखनऊ के तकरोही की है। यहीं पर रहने वाली महिला जिसका नाम रेनू था, उम्र लगभग 40 के आसपास थी। 2 बच्चे थे, बच्चे स्कूल जाया करते थे। उसका पति जिसका नाम चंद्रेश था, वो एक पान की छोटी-सी टपरी लगाया था, एक छोटी-सी मार्केट में, वहीं पर अपना पान का खोखा रखा था, उसी से घर का पूरा खर्च चला करता था। दोस्तों, जो रेनू थी उसके पास एक बड़ा फ़ोन था, अक्सर फ़ोन में देखती रहती थी, इंस्टाग्राम वगैरह उसके फ़ोन में था। तो इंस्टाग्राम देखते-देखते उसकी नज़र एक ऐसी वीडियो पर पहुँच जाती है, देखती है कि उसपे बहुत सारे भर-भर के व्यूज़ हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं। उसे लगने लगा क्यों ना हम भी ऐसे वीडियो बनाएँ, मेरे भी फॉलोवर बढ़ जाएँगे। दोस्तों, इस चक्कर में वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगती। चंद्रेश को इस बात का पता नहीं था। चंद्रेश को लगता मेरी पत्नी तो हाउसवाइफ है, घर पर बच्चों के लिए खाना-पीना, बच्चों की पढ़ाई की तैयारी, ये सब कुछ करती है। लेकिन इन सब चीज़ों से जब उसको फुर्सत मिलता तो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने लगती। चंद्रेश को इस बात की भनक तक ना थी दोस्तों। वो कुछ अजीब टाइप की वीडियो बनाती थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लोग उसकी वीडियो पर बहुत भर-भर के कमेंट करते थे, बहुत लाइक करते थे। उसकी वीडियो दोस्तों पूरी तरीके से चलने लगती है, और चलते-चलते वायरल भी होने लगते हैं। मिलियन-मिलियन में भर-भर के व्यूज़ आने लगता है। चंद्रेश ने बहुत मेहनत की थी, मेहनत करके एक छोटा-सा मकान बना लिया था। 2 फ्लोर का मकान था। नीचे रेनू रहा करती थी। ऊपर का उसका खाली था, तो रेनू ने एक दिन चंद्रेश से कहा कि क्यों ना इसको किराए पर उठा दें, कुछ पैसे आएँगे, नहीं होगा तो बच्चों की फीस या घर का खर्चा चलेगा। तो चंद्रेश कहता है कि बहुत अच्छी बात है, खाली रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। हम लोगों का गुज़र-बसर नीचे वाले फ्लोर पर हो जाता है, ऊपर का पूरा खाली है। तो रेनू कहती है कि देखो, हम सोचते हैं कि परिवार वालों को रूम ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे रहेंगे, फैमिली रहेगी तो लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का बवाल रहेगा। इससे अच्छा सुख शांति चाहिए तो किसी बैचलर को या कोई पढ़ाई करने वाला लड़का मिल जाए तो ज़्यादा सही है। वो कहता है ठीक है, जैसा समझ में आए वैसा रख लो। दोस्तों, रेनू जाती है, एक टूलेट का बोर्ड बनवाती है और अपने गेट के सामने चिपका देती है। बहुत सारे लोग आने लगते हैं उस बोर्ड को देख कर के, क्योंकि आजकल हर लोग के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपना निजी मकान ले ले। शहर में 80% आबादी किराए पर रहती है। इत्तेफ़ाकन एक दिन एक लड़का पहुँचता है, बेल बजाता है, टूलेट का बोर्ड देख कर के। अंदर से रेनू दरवाज़ा खोलती है, तो ये लड़का कहता है, "भाभी कमरा खाली है क्या?" तो रेनू कहती है, "हाँ, कमरा खाली है।" वो कहता है, "भाभी चलो हमें दिखा दो।"
रेनू कहती है कि तुम बैचलर हो या शादीशुदा हो, तो कहता है नहीं भाभी मैं बैचलर हूँ, शादीशुदा तो हूँ नहीं, मेरे बच्चे बीबी है नहीं, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। तो कहती है कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों जो लड़का था वो बीटेक का छात्र था, एक वहीं की नामी गिरामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, अपनी पढ़ाई के पर्पज से वहाँ पर आया था। जब ये देखती है कि ये स्टूडेंट है तो कहती है चलो ठीक है, उसको ले जाती है, कमरा दिखाती है, कमरा पसंद आ जाता है, रेट उसका जो भाड़ा वगैरह होता है वो बातचीत होती है, कहीं ना कहीं रेट भाड़ा भी सब कुछ जो होता है वो क्लियर हो जाता है। दोस्तों लड़का दिखने में बड़ा हैंडसम, बड़ा स्मार्ट था, उससे उसका नाम पूछती है तो अपना नाम पवन बताता है। दोस्तों दोनों में परिचय होता है, उसके बाद कमरे की डील होती है, कमरा तय हो जाता है। वो लड़का जो होता है कहता है मैं 2 दिन बाद आऊँगा, कुछ पैसे उसको एडवांस पे दे देता है कि रूम उठे ना, क्योंकि जो लड़का था काफ़ी परेशान हो चुका था रूम ढूँढते-ढूँढते। जैसा कि शहर में आज भी कमरा ढूँढना या घर ढूँढना बहुत ही मुश्किल है, जब तक कि आप ब्रोकर का सहारा नहीं लेते। बिना ब्रोकर के पढ़ने वाला छात्र था, तो सोचा कि ऐसे ढूँढ लेंगे तो कुछ पैसे बच जाएँगे। दोस्तों उसने एडवांस दिया, कमरा फिक्स कर दिया। उसके बाद वो अपने घर जाता है, वहाँ से 2 दिन बाद सामान वगैरह लेकर के रेनू के मकान के पास आता है तकरोही पर। उसके बाद दोस्तों उसी मकान में वो रहने लगता है। लड़का जो था काफ़ी मिलनसार था, अच्छा स्वभाव का था। वो जब भी नीचे आता है, रेनू दिखती तो और भाभी कैसे हैं उसका हाल चाल लेता है। जब इस कॉलेज से अपने वापस आता तो मिल जाती तो हाल चाल लेते, कभी-कभी तो पानी माँगने कुछ भी ऐसे बहाने से आया करता था। मिलनसार स्वभाव का लड़का था। दोस्तों कहीं न कहीं दोनों में बातें अक्सर हुआ करती थी। एक दिन दोपहर का समय था, वो लड़का अपने कॉलेज से वापस आया, उसको बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी और वो जो है अंदर पानी लेने के बहाने जाने ही वाला था कि देखता है कि जो रेनू है वो रील बना रही है। और रील दोस्तों कुछ ऐसी थी कि वो देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो किसी तरीके से अंदर चला जाए। रेनू के बदन पर मात्र कुछ कपड़े थे, बाकी बदन पर कपड़े थे नहीं। वो रील बना रही होती है और उसी पे डांस कर रही थी। दोस्तों ये देख कर के वो ठिठक जाता है और ठिठकने के बाद उसके मन में ये सोच आने लगती कि अंदर जाऊं या वापस जाऊं। जोरों की प्यास लगी थी, शायद उसे ठंडे पानी की जरूरत थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाता, घर में प्रवेश कर जाता है और कहता कि भाभी पानी मिलेगा क्या। इतना देखते ही दोस्तों जो रेनू थी वो पहले तो शर्मा जाती है, कपड़े उठाती है और अपने बदन को ढकती है और कहती कि यार तुम ऐसे चले जाए, तुमको बताना चाहिए। तो बोला भाभी मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि आपकी रील बंद हो तो मैं अब अंदर आऊं, प्यास बड़ी ज़ोर की लगी थी, मुझे एक बोतल ठंडा पानी चाहिए था। रेनू कहती है कि अच्छा ठीक है, आके बैठ मैं पानी देती हूँ। रेनू उसे बगल में बिठा लेती है, उसको एक बोतल पानी देती है, एक पैकेट बिस्किट देती है, वो खाता है, पानी पीता है। उसके बाद दोस्तों एक गहरी साँस लेता है, जैसे मानो कि वो बहुत देर का प्यासा हो और गले में जब तरावट मिली, थोड़ा चेहरे पर रौनक आई उसके। बैठने के बाद पवन रेनू से कहता है कि भाभी आप इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं क्या? तो वो कहती है कि हाँ बनाती हूँ। अब वो उससे जानकारी करने लगे कौन सी आईडी है, किस नाम से है, कितने फॉलोवर हैं, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, इसमें ऐसी सेटिंग करो, वैसी सेटिंग करो। उसको तो पॉपुलर होना था, उसको पैसे कमाना था। दोस्तों वो अब उससे पूछने लगती है, कहीं न कहीं ये जो जिज्ञासा थी उसकी बढ़ते-बढ़ते कुछ हद तक बढ़ जाती है। दोनों बगल में बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। बातों का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती है। जो लड़का था वो कहता है कि भाभी ऐसे इंस्टाग्राम पर रील मत बनाओ, अगर कोई आपको पार्टनर मिल जाए, कोई मर्द मिल जाए उसके साथ बनाओ, अब जल्दी वायरल हो जाओगी। दोस्तों उसको लगा कि अब कौन मर्द मिले, वो तो अपने पति से वैसे भी छुप करके रील बना रही थी। वो कहती कि मेरे पति को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, उनसे छुप करके रील बनाती हूँ। तो कहता है कि मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, आप चाहो तो हम आप मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों वो कहती है कि चलो ठीक है, अब दोनों मिलकर के काम करने लगते हैं। अब जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि रील के समय दोनों एक-दूसरे को स्पर्श करना, छूना, शरीर के अंगों को छूना, ये चीज़ें एक आम बात हो जाती है इन सब चीज़ों में, वो अक्सर हुआ करती थी। लेकिन हद एक दिन तब हो जाती है और जब दोनों रील बना रहे थे और वो रील में कुछ ऐसा सीन था जिसको दोस्तों वो लड़का करते-करते उसका मूड थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके शरीर की जो इंद्रियाँ थी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती हैं और ये देख कर के जो रेनू थी उसका भी माहौल बन जाता है, क्योंकि वो ऐसा-ऐसा उसमें सब कुछ करना था। दोनों इतना इंटीमेट हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आगे होने वाला क्या है। उसके बाद दोस्तों वो जो सीन था वो अब हकीकत में बदलने वाला था। वो लड़का और रेनू पूरी तरीके से आगोश में आ चुके थे। दोनों अपनी भावनाओं में इस कदर बह चुके थे कि उनको ये नहीं पता था कि पल भर में होने क्या वाला है। दोस्तों दोनों बिस्तर पे थे ही, वहीं बगल में बेड के आस-पास वीडियो शूट हो रहा था। दोनों बिस्तर पर गिर पड़ते हैं और गिरने के बाद जो अभी रील में चल रहा था, वो रियल में चलने लगता है और कुछ इस कदर चलता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों रेनू जो थी थोड़ा-सा उसका कैरेक्टर कुछ इस टाइप का पहले से ही था।
उसको इन सब चीज़ों में थोड़ा कुछ ज़्यादा दिलचस्पी थी लड़कों के प्रति। उस वो अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा था कि जब कभी मार्केट जाती तो कपड़े पहनती तो आधा से ज़्यादा बदन उसका दिखता था ताकि लोग उसके ऊपर कुछ कमेंट करें। उसको ये सब चीज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता था, कोई उसे अच्छा-अच्छा कमेंट करे, उसको कुछ बोले। दोस्तों कुछ ऐसा ही था पवन। पवन उसको जब भी देखता था तो कमेंट करता था। उसको ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता था। आज वो पल भी नज़दीक आ गया था। उस पल को बिताने का समय आ गया था। दोस्तों दोनों बिस्तर पर थे और उसके बाद दोनों के बीच चलने लगता है गंदा खेल। जब पवन शुरुआत करता है तो थोड़ी देर बाद रेनू की गहरी-गहरी साँसें, ऐसी-ऐसी साँस निकल रही होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से यहीं से दोनों के बीच का संबंध जो होता है वो स्थापित होता है और ये सिलसिला चलने लगता है। अब पवन को लगा कि घर की मालकिन के साथ अगर सिस्टम बन गया है, तो मेरी बल्ले-बल्ले है। खाने-पीने का विशेष ध्यान देने लगती है उसका। वो जितना खाता, उसका पूरा हक अदा करता रेनू के ऊपर दोस्तों। खाना खाता, चाय-नाश्ता, रेनू उसका विशेष ध्यान देने लगती है। जब उसके बच्चे या पति बाहर जाने लगते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो उसमें से थोड़ा-सा खाना वो पवन के लिए भी बना लेती है। रोज़ का नियम बन जाता है। पवन से कहती है कि तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम ऊपर सामान लाते हो, उसमें से थोड़ा बहुत इधर दे दिया करो, मैं तुम्हें दोनों टाइम खाना बना के दिया करूँगी। पवन को लगा कि यार इससे अच्छा ऑफ़र कहाँ मिलने वाला है। मालकिन भी, भोजन भी, पूरी व्यवस्था भी। पवन दोस्तों पूरी तरीके से उसी में घुल-मिल जाता है। घुलने का मतलब ये है कि सिर्फ़ उसे रेनू दिखाई देने लगती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। रेनू और पवन के बीच ये गंदा खेल लगभग चलता है 6 महीने के आसपास, चलता रहता है। किसी को कानो-कान खबर नहीं थी क्योंकि बच्चे जो थे वो जो है स्कूल चले जाते थे, पति काम पर चला जाता था। देखते-देखते गर्मी की छुट्टी का समय आ जाता है, गर्मी की छुट्टी हो जाती है। अब रेनू का रील बनाने का जो सिलसिला था, वो कहीं न कहीं रुकने वाला था। बच्चों के सामने वो ऐसी रील नहीं बना सकती थी। तो पवन से कहती है कि यार तुम्हारे रूम पर चल के बनाएँ? तो पवन कहता है कि चलो ठीक है। दोस्तों अब वो पवन के यहाँ अपना सारा ताम-झांगड़ा उठाती है और पवन के ऊपर वाले रूम में लेकर के चली जाती है। क्योंकि इसीलिए वो चाहती थी कोई बैचलर रहे, परिवार वाला ना रहे कि कभी बच्चों रहे घर पर या कोई भी रहे तो वहाँ जाकर के हम अपनी रील बना लिया करें। दिन में 2-4 रील वो हमेशा बनाया करती थी। अपने बच्चों से कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं अंकल के रूम से होकर के आती हूँ, थोड़ा-सा कुछ काम है। बच्चे क्या, बच्चे तो नादान होते हैं। उन्होंने कुछ देर तक तो इंतज़ार किया, वो लेकिन अचानक से वो बच्चा उसके कमरे की तरफ चल देता है। जब ऊपर जाकर के देखता है दोस्तों, तो दरवाज़ा थोड़ा-सा ढका टाइप में था, पूरी तरीके से लॉक नहीं था। दरवाज़ा में बच्चा धक्का मार देता है, दरवाज़ा खुल जाता है और जब अंदर जाकर के देखता है, तो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ, जो उसके यहाँ किराएदार उसका अंकल है, उसके साथ बिस्तर पर लेटे बिना कपड़ों के, दोनों के बीच गंदा काम चल रहा है। बच्चे नादान होते हैं, वो पहुँच जाता है अपनी माँ के पास। जब रेनू अपने बच्चे को अपने पास देखती है, तो वो दंग रह जाती है। उससे कहती है, "तुम यहाँ कैसे आ गए?" और वो बेचारा क्या करे, वो भी सकपका जाता है, डर जाता है। रेनू झट से उठती है, दोनों कपड़े पहनते हैं और रेनू उसको गुस्से में हाथ पकड़ के खींचती हुई नीचे लेकर के आती है और उसे खूब डाँट लगा रही होती है। उसकी जो एक बड़ी बहन थी उसको डाँटने लगती है, कहती है कि तुम इसको रोक नहीं पाई, ऊपर भेज दी। तो कहती है क्या हुआ मम्मी, इतना गुस्सा करने की क्या बात है? वो क्या बताए कि ये क्या देख कर के आया है? और जो लड़का था जो अपनी आँखों से देखा था, बेशक इतना समझदार नहीं था लेकिन स्कूल जाता था, कुछ न कुछ तो जानता था। चीज़ें को समझ चुका था। रेनू को डर सताने लगा कहीं ऐसा ना हो, शाम को चंद्रेश आए तो चंद्रेश से बता दे तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। रेनू बेटे को खूब साँसती है, कहती है जो कुछ देखा है पापा से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा नाम कटवा दूँगी, तुमको घर पर बिठा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। खूब तरीके से डराती है, इतना डराती है कि पूरा सदमे में आ जाता है, सहम-सा जाता है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। तो 2-4 दिन का समय तो बीतता है। वो जो लड़का था अपने आप को थोड़ा-सा मजबूत करता है, समय बीतता जाता है। 2-4 दिन का समय बीता था, चंद्रेश ड्यूटी पर जाने वाला था, तो उसका छोटा बेटा कहता है कि पापा आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मेरा घर पर मन नहीं लगता है, मुझे यहाँ अजीब-सा लगता है। तो कहता है कि ऐसा क्या हो गया? वो कहता है नहीं मुझे चलना है बस। वो ज़िद कर लेता है, तो चंद्रेश को अपने साथ लेकर के दुकान चला जाता है, गर्मी की छुट्टी थी, स्कूल बंद थे। दोस्तों दुकान पर जाता है चंद्रेश के साथ। चंद्रेश से कहता है कि पापा आजकल घर का जो माहौल है कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी ऊपर जो अंकल हैं उनके यहाँ जाती हैं और उनके साथ गंदा-गंदा काम करती हैं। ये सुनकर के जो चंद्रेश था वो दंग रह गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था, वो पूछने लगता है कैसा गंदा काम? दोस्तों जो-जो अपनी आँखों से देखा था वो सब कुछ बताता है। ये सुनकर के जो चंद्रेश था उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पत्नी को फ़ोन करके पूछे कि क्या करे? वो सोचता है कि पूछने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपनी आँखों से देखें कि आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों चंद्रेश अब किसी न किसी तरीके से अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है और जब जो शक की सुई होती है, उसको सही में बदलने के लिए वो ताड़ने लगता है कि वो अवसर जब वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ ले।
दोस्तों जब किसी की आदत गंदी हो जाती है तो उस पर कितना भी लगाम लगाया जाए, लगाम लगने वाली नहीं थी। कुछ ऐसा ही हो चुका था रेनू के साथ। रेनू पूरी तरीके से पवन के रिश्तों में पागल हो चुकी थी। उसको सिर्फ पवन ही पवन दिखाई देता था, क्योंकि जो सुख उसने पवन के साथ पाया था, शायद पति से नहीं मिलता रहा होगा, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त था, अपने धंधे में व्यस्त था। रात को 10-11 बजे घर वापस आता, खा पी करके सो जाता, सुबह फिर जल्दी उठना, खा पी करके दुकान खोलना, क्योंकि घर जो लिया था उस पर फिर उसकी ईएमआई भरनी थी, बहुत सारे लोन कर्ज थे। चिंताएँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते शायद वो उन चीज़ों में असमर्थ हो चुका था। इधर रेनू को पवन से सब कुछ भरपूर मात्रा में मिल रहा होता है, वो पूरी तरीके से उसकी दीवानी बनी थी। दोस्तों अब चंद्रेश पूरी तरीके से इसको पकड़ने का प्रयास करने लगता है। इस पूरे प्रयास में उसकी मदद करता है उसका बेटा। चंद्रेश अपने बेटे से कहता है कि मैं तुझे एक फ़ोन दे रहा हूँ, और जब तुम्हारी मम्मी ऊपर किसी काम के बहाने जाए तो तुम चुपके से जाना, किसी तरीके से वीडियो बना लेना, और वीडियो में सब कुछ दिखना चाहिए। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूँगा। दोस्तों चंद्रेश अपनी दुकान पर चला तो गया, लेकिन उसका दिमाग का पूरा दिन अपनी पत्नी के ऊपर और जो उसका बेटा बताया था उस पर चल रहा होता है। दोस्तों दोपहर का समय था, उसकी बेटी टीवी देख रही होती है, और ये रेनू अपने बच्चों से कहती है तुम रुको, मैं ऊपर आ रही हूँ। अपने बेटे को सख्त हिदायत दे करके जाती है कि तुम ऊपर मत आना। दोस्तों वो चली तो जाती है, लेकिन उस दिन जो पवन था उसने एक गलती की थी। पीछे की तरफ एक खिड़की थी, वो खुली थी, बाकी पूरा दरवाज़ा वगैरह सब कुछ बंद था कि कोई अंदर आ ना पाए। दोस्तों जब रेनू उसके पास पहुँचती है, अंदर से सारा काम चलने लगता है। इधर से उसका बेटा चुपके से जाता है, इधर-उधर ढूँढने लगता है, कहीं से उसे कुछ जगह ही नहीं दिखाई देती, उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कहाँ से क्या करें। घर के अगल-बगल देखता है तो एक खिड़की टाइप में खुली रहती है छोटा-सा, देखता है कि उस ये लोग रील बना रहे हैं, और दोनों कुछ अजीब टाइप की रील बना रहे हैं, वो गंदा काम चल रहा होता है। आज वो लोग शारीरिक संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन गलत काम एक-दूसरे से सट करके सब कुछ चल रहा होता है। दोस्तों किसी तरीके से छोटी-मोटी क्लिप बना लेता है, देख लेता है कि उसमें चेहरा साफ-साफ आ गया, बाकी कुछ चीज़ें आ गई। उसके बाद डर के मारे वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अपने पापा को फ़ोन करता है, कहता है कुछ चीज़ें हमें मिल गई। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। वो उसे व्हाट्सएप करता है, व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों जब वो देखता है उधर से चंद्रेश, तो चंद्रेश दंग रह जाता है। उसको समझने में थोड़ी-सी भी देर नहीं लगती, तुरंत अपना दुकान बंद करता है और सीधा अपने घर की तरफ आता है। जब घर आता है तो उसकी पत्नी दोस्तों उसी के साथ व्यस्त थी, उसको क्या पता कि चंद्रेश इतनी जल्दी आ जाएगा। चंद्रेश अंदर जाता है, देखता है उसकी पत्नी है ही नहीं, वो तो ऊपर है। दरदराते हुए ऊपर जाता है, द दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगता है। दरवाज़ा खुलने में थोड़ा-सा टाइम लगा, क्योंकि दोनों लोग उस समय अपने काम क्रीड़ा में व्यस्त थे। रील का कार्यक्रम खत्म हो चुका था, जो आगे का कार्यक्रम था वो चल रहा था। दोस्तों दरवाजे की आवाज़ सुन कर के जो महिला थी उसे लगा कि उसका बेटा है, वो कुछ कपड़े इधर-उधर करके आई, और दरवाज़ा जैसे ही खोली देखी तो सामने उसका पति चंद्रेश खड़ा था। वो हक्का-बक्का रह गई, उसके मुख से आवाज़ निकलना बंद हो गई, वो क्या बोले? उसको देख कर के वो हड़बड़ा सी गई, गिड़गिड़ाने लगी, तुम कैसे है? ये वो इधर की बातें करने लगी। चंद्रेश बोला कि जो तुम कर रही हो इसकी भनक मुझे बहुत पहले से पता चल गई थी। बेटे ने हमको सब कुछ बता दिया था, मैं तो सिर्फ़ तुम्हें रंगे हाथ किसी तरीके से पकड़ना चाहता था। बिना सबूत के मैं तुमसे कहता तो तुम झूठ बोल जाती कि लड़का है, झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ और देख कर के आया होगा, ऐसी बातें वैसी बातें करती। इसी वजह से मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा आज। दोस्तों जो लड़का था वो भी बिल्कुल शर्म से पानी-पानी हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। चंद्रेश सबसे पहले उस लड़के से कहता है तुरंत बोरी बिस्तर उठाओ, तत्काल 10 मिनट के अंदर मेरा घर खाली कर। दोस्तों उस लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लड़का जो होता है अपना बोरी बिस्तर उठाता है और उठा करके निकल जाता है। इधर रेनू और चंद्रेश के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगता है। रेनू और चंद्रेश अक्सर लड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों ये लड़ाई का जो सिलसिला था एक अजीब सा रूप ले लेता है। घर में कलह मच जाती है, जिस घर में सुख और शांति थी, वहाँ विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों रेनू इस बात पर अड़ जाती है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं करूँगी, उसको बंद नहीं करूँगी, क्योंकि जितना तुम कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं कमाने लगी हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी लूँगी। दोस्तों ये सुनकर के चंद्रेश के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि जो महिला, जो पत्नी बन कर के भी थी, जो मेरी हर बात माना करती थी, आज वो इतनी सक्षम हो गई है कि मुझे ही दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर के फेंक दे रही है। चंद्रेश के पास कोई रास्ता नहीं था, वो हिम्मत दिखाते हुए बोला कि तू बच्चे मेरे दे दे, तेरे जो मन में आए जा कर के कर। रही बात घर की, घर मेरे नाम पे है, ईएमआई मैं भर रहा हूँ, घर मेरा है। तो जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है जा कर के रह ले और अपनी ज़िंदगी जी ले। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुख मिलेगा और कितने दिन तक मिलेगा, आने वाला वक़्त बताएगा। एक दिन तुम पश्चाताप की आग में जल कर के खाक हो जाओगी।
तुम सोचोगे कि हमने जो कदम उठाया है बेहद सरासर और गलत है। दोस्तों दोनों जुदा हो जाते हैं, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। चंद्रेश अपने बेटों को लेकर के अपने साथ रहने लगता है और जो रेनू थी वो दूसरी ओर चली जाती है। वो अपना एक किराए का फ्लैट लेती है और वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों कुछ दिन बाद रेनू उस पवन को भी बुला लेती है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। यहीं से उन दोनों का सब कुछ सिस्टम चलता रहता है। पवन को भूल नहीं पाई थी, पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या था दोस्तों। आजकल दोस्तों बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब से सोशल मीडिया आ गया है। रील बनाना, पैसे कमाने के चक्कर में इतनी होड़ मची है कि लोग मर्यादाओं को भूल गए हैं। शरीर को ये नहीं सोचते हैं कि जो औरतें पर्दा में रहती थी आज उनके बदन पर कपड़े नहीं, रील बनाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में। ये सब चीजें हमें सीख देती हैं कि कभी भी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। पैसे कमाना है तो किसी और तरीके से कमाओ। ऐसे बिना कपड़ों की वीडियो बना करके पैसे कमाने से बेहतर है कि कोई मेहनत मजदूरी कर ले। तो दोस्तों ये सब कहानियां हमें सीख देती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूंगा। मनोज, अनुज गौतम ग्वालियर से, अविनाश, कृष्णा यादव, विष्णु, जसविंदर सिंह पंजाब से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद शमीम, असलम आलम, ओम प्रकाश सैनी, मोहम्मद जमाल, श्रीलाल श्रीवास्तव गुना मध्य प्रदेश से, प्रवीण चौधरी बेंगलोर से और सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।